अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थर्ड ऑनलाइन क्लास है आज आपकी, और आज का हमारा टॉपिक है इंसानी जिस्म में शामिल निज़ामों को मुख्तसर बयान करें कि हमारे जिस्म में कितने निज़ाम हैं और कितने निज़ामों ने हमारे जिस्म को सपोर्ट किया हुआ है और किन निज़ामों के तहत हमारा जिस्म चल रहा है। तो सबसे पहले जी हमारा जो निज़ाम है वो निज़ाम इस्तेहकाम या हड्डियों का निज़ाम है कि हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हमारा जिस्म किस तरह से हड्डियों से जुड़कर बना है और हमारा जिस्म में कितने फ़ीसद हड्डियों में पानी होता है, दूसरे मरकबात होते हैं। ये सारी जो चीज़ें आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा निज़ाम इस्तक़बाल या हड्डियों का निज़ाम जो है वो है कि हड्डी एक इल्हाक बाफ़त है, ये सबसे मज़बूत और सख्त बाफ़त है। ये काफ़ी मज़बूत हड्डी होती है हमारे बॉडी की, और इसमें 50% पानी और बाकी 50% अज्ज़ा जो हैं वो 60% कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस होते हैं, जबकि 33% हैवानी मादा होता है। तो ये हमारे जिस्म में हड्डियों का निज़ाम है कि हड्डियाँ हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी हैं। हमारे जिस्म में हड्डियों के निज़ाम को निज़ाम इस्तक़बाल कहते हैं। पंजर या हड्डियों का ढांचा जिस्म को पूरी तरह संभालने का काम देता है। हमारे जिस्म में हड्डियाँ हमारे जिस्म में हड्डियाँ हैं, इनका काम अज़ाए रस्सिया की हिफाज़त है और हर किस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा की हरकत में मदद देती हैं। जिस्म की शक्ल सूरत और शक्ल शबाहत भी इन्हीं की बदौलत कायम है। कि यानी कि हमारे जिस्म में जितनी बेहतर हालत में हड्डियाँ होंगी, उतनी ही हमारी जिसामत और शक्ल शबाहत उतनी ही अच्छी होगी, उतना ही बॉडी पोस्चर अच्छा होगा। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है तो हमारा पोस्चर अच्छा दिखेगा। अगर वो थोड़ी-सी भी टेढ़ी है या थोड़ी-सी गुलाई में है या थोड़ी-सी झुकी हुई है, तो वो हमारा एक नकाइस बन जाएगी हमारे लिए, और वो एक परफेक्ट नॉर्मल इंसान शुमार नहीं किया जाएगा उसमें। सेकंड जो हमारा निज़ाम है वो है निज़ाम इज़्लात। इसमें जिस्म के तमाम गोश्त वाले हिस्से शामिल होते हैं। ये इंसान जिस्म के मज़दूर हैं जिनके सिकुड़ने और फैलने से जिस्म हरकत करता है, नेज़ ये जिस्म को खूबसूरत सडूल बनाते हैं। कि जिस्म के ऊपर जो स्किन और स्किन के नीचे जो गोश्त वाला हिस्सा है, गोश्त वाला जो एक हिस्सा हमारा बनता है, वो जी इसमें वो आते हैं अज़लात। अज़लात के ऊपर जो गोश्त चढ़ा हुआ होता है, ये हमारे जिस्म को अच्छा और खूबसूरत बनाते हैं। फैलने और सिकुड़ने से हम हरकत करते हैं कि किस तरह से चलना है, किस तरह से लेटना है, किस तरह से अंगड़ाई लेनी है, किस तरह से हाथों को मरोड़ना है, किस तरह से पाँव को मरोड़ना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे निज़ाम अज़लात की बदौलत होती हैं। अज़लात में जितनी ज़्यादा लचक होगी, उतने ही ज़्यादा हम क्या कहते हैं, अपने अज़लात को मरोड़ सकते हैं, अपने अज़लात को मूव कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो निज़ाम है वो निज़ाम इन्हिज़ाम है, यानी कि हज़म होने का निज़ाम। इसका काम खुराक को हज़म करके जुज़्व बदन बनाना, जिससे जिस्म को क़ुव्वत और हरारत मुहैया होती है। ये निज़ाम है कि किस तरह से क्या कहते हैं, किस तरह से हम अपने खुराक को हज़म कर सकते हैं। जो खाते हैं वो किस तरह से हज़म होता है, कि किन निज़ामों के तहत चलकर वो मैदे तक पहुँचता है और फिर आगे जाकर वो हमारे बॉडी के लिए जुज़्व बदन बनता है और हमारे बॉडी को ताकत फ़राहम करता है। ये सारी चीज़ें हम निज़ाम में पढ़ते हैं। निज़ाम दौरान खून, यानी कि खून के चलने का अमल। इस निज़ाम के तहत सारे जिस्म में खून दौरा करता है और खून दिल से चलकर एंथ्रियों से ग़िज़ाइयत हासिल करता है। यानी कि दिल से एंथ्रियों की तरफ पंप करता है, फिर एंथ्रियों से दिल की तरफ पंप करता है और वहाँ से अच्छे खून को बाकी जिस्म की तरफ पहुँचाता है, गंदे खून को अलग कर देता है और जिस्म के कुल हिस्सों को ग़िज़ा पहुँचाकर फिर वापस दिल में आ जाता है। इस निज़ाम के ज़रिए गैर खालिस खून, यानी कि जो गंदा खून होता है, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको वहाँ से अलग कर लिया जाता है। फेफड़ों में से साफ़ होकर जिस्म के हिस्सों में पहुँचता है। कि जो खालिस खून होता है वो पूरा का पूरा जो है वो हमारी हड्डियों में पहुँचा दिया जाता है। हमारी हड्डियों में पहुँच जाएगा, हमारे जिस्म में पहुँच जाता है कि उनको जिस तरह से हमारे जिस्म को खून की ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँचा दिया जाता है। लेकिन जो गंदा खून होता है उनको अलग कर लिया जाता है, वो उसको खालिस खून में शामिल नहीं किया जाता, उसको एक अलग स्टोरेज में रखा जाता है। फोर्थ के बाद अब फिफ्थ हमारा जो निज़ाम है वो है निज़ाम तनफ़ुस, यानी कि सांस लेने का अमल। तो इस निज़ाम में सांस लेना और सांस खारिज करना दो अमल हैं, यानी कि हम सांस किस तरह से लेते हैं और सांस खारिज किस तरह से करते हैं, ये दो अमल होते हैं। सांस लेने में हवा फेफड़ों में दाखिल होती है कि जितना लंबा हम सांस कहते हैं उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी, और हवा में से ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। सांस बाहर निकालने से कार्बन डाइऑक्साइड नाक के रास्ते खारिज हो जाती है, यानी कि जो गैसेस हमारे अंदर सांस लेने के अमल से
گئی بھی ہوتی ہیں وہی گیسز دوبارہ سے سانس خارج کرنے کے عمل سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نظام اعصاب ہے یعنی کہ نروس سسٹمز کا نظام جو ہے کہ نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، یہ سب نظاموں کا حاکم اعلیٰ ہے، یعنی کہ اسی نظام کے تحت ہی باقی سارے نظام چل رہے ہیں۔ اگر اس نظام میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو یہ نظام جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو یہ نظام بالکل بھی مطلب انسان جو ہے وہ بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتا اور وہ اس کو بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کی صحت پر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ نظام تمام نظاموں کا حاکم اعلیٰ سب سے بڑا نظام ہے، جسم سے مختلف مقامات یا مختلف حصوں سے پیغامات حاصل کر کے ان کے مطابق احکامات جاری کرتا ہے، یعنی کہ یہ پیغامات جو جسم سے لے کر دماغ تک پہنچاتا ہے اور دماغ سے لے کر جسم تک پہنچاتا ہے کہ ہم کو کیا حرکت کرنی ہے، کیا کھانا ہے۔ اگر بھوک لگ رہی ہے تو پیغام دماغ کی طرف لے کے جائے گا، دماغ پھر دوبارہ سے پیغام بھیجے گا کہ ہم کو بھوک لگ رہی ہے، وہ عضلات کی طرف بھیجے گا اور عضلات چلیں گے، پاؤں اٹھے گا، ہم کھانا کھانے کے لیے کچن میں جائیں گے یا کھانا حاصل کرنے کے لیے تغذر کریں گے۔ تو یہ سارا نظام ہے جس کے تحت ہمارا پوری باڈی چل رہی ہے۔ ارادی اور غیر ارادی عضلات اس نظام کے تحت حرکت کرتے ہیں کہ یہ جو حرکت کی جا رہی ہے یہ ہم حرکت کرتے ہیں۔ ایک ارادی وہ ہوتی ہے جو ہم خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور غیر ارادی وہ ہوتی ہے جو کہ ہماری مرضی جن پر نہیں چل سکتی، جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، یہ اس میں وہ نظام شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے 7 ہمارا جو نظام ہے وہ اعضائے حس مخصوص نظام، یعنی کہ سونگھنے کی حس کا نظام جو ہے کہ ہم کو یہ خوشبو خوشبو جو ہے وہ سنگھائی دیتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، کیا اس کے چیزیں ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ذائقے وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس میں حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد کا نظام کام کرتا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنے ارد گرد کی چیزوں کا علم اور احساس ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کے اوزان کا فرق محسوس کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کتنے وزن کی ہے، کسی چیز کا ذائقہ کیا ہے، کھانے کا ذائقہ کیا ہے، اس میں کوئی چیز اگر پی رہے ہیں، جوسز وغیرہ پی رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کا جوس ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نظام انجذاب یہ لیمفائی یعنی لیمفیٹک غدود کا نظام ہے، ہضم شدہ غذا خون میں شامل ہوتی ہے اور غذائیت جذب کرتی ہے، ان کو بغل اور چٹیوں میں چھونے سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس نظام کے حصوں میں ایک رطوبت پہنچتی ہے، مثلا لبابِ دہن کے علاوہ جگر کے غدود اور لبلبا کے غدود وغیرہ شامل ہیں۔ اعضائے حس مخصوص کا نظام، اس میں حواس خمسہ، آنکھ، ناک، کان، زبان اور جلد کا نظام کام کرتا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنے ارد گرد کی چیزوں کا علم اور احساس ہوتا ہے۔ وہی ریپیٹ اعضائے حس کا مخصوص نظام جو ہے وہی اعضائے حس کا مخصوص نظام دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا۔ نظام اخراج یعنی فضلات وغیرہ کے ہمارے نظام اخراج کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے ہم فاسد مادے جو ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے نکالتے ہیں۔ اس نظام کے تحت ہمارے جسم کے فاسد و بیکار مادے خارج ہوتے ہیں، پیشاب اور پسینہ وغیرہ۔ بے نالی زاد غدود کا نظام، یہ ان میں غدود اور گلٹیوں کا نظام ہے جس کی مخصوص رطوبتیں یعنی ہارمونز انسانی جسم کے نشو و نما پر اثر ڈالتی ہیں اور ان سے اعضائے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ایک نظام افزائش نسل، اس میں تولید تناسل کے اعضاء اور گلٹیاں شامل ہیں جو افزائش نسل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کے ساتھ افزائش نسل کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا 3rd لیکچر۔ انشاءاللہ سے 4th لیکچر میں ہم نظام دوران خون کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے، کہاں سے کس طرح سے جاتا ہے، کن اجزاء میں جاتا ہے اور کتنا خون ہمارے کس باڈی سسٹم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا لیکچر یہیں پر فنش ہوتا ہے۔